नमस्कार, रैड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम ड्यू में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ड्यू के लॉ फैकल्टी के बहुत सारे फ्रेंड्स, और हम बात करने वाले हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 377 पे जो ऐतिहासिक फैसला आया है उसके बारे में। और इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लॉ फैकल्टी से ही हैं हमारे साथ प्रभात कुमार जी। मैं माइक इनको देता हूं और ये सभी साथियों से बात करेंगे और इनका परिचय भी आपको करवाएंगे। प्रभात जी। नमस्कार साथियों, अभी मेरे साथ ओमकार जी हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर। ओमकार जी, 377 इंडियन पिनल कोड पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया अभी कल, आपका क्या व्यू है? देखिए, 377 को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, then we has to go through with the process which has been established by law. So when we go through with that law, so we find that in Indian Penal Code there is a section 377, and under that section it has been written that whosoever go for any unnatural sex which is barred by the society or which has been barred by the nature. So in that order we have defined our 377 under IPC. होमोसेक्सुअलिटी की जब हम बात करें तो होमोसेक्सुअलिटी इस एक ऐसी स्थिति है जब समलैंगिक, जिसको हम हिंदी में अगर प्रॉपर हिंदी के शब्द के अंदर में हम देखें तो समलैंगिक, तो क्योंकि ये कानून हमारे को बाहर से 1860 के सन में हमें इंपोर्ट होकर के गिफ्ट मिला था और उस गिफ्ट के माध्यम से हम आज तक इस चीज को, लॉर्ड मैकेले जी का जो गिफ्ट था उसके माध्यम से आज तक हम इस चीज को ले आए हैं। तो इसके अंदर में बेसिकली जो दो मेन फीमेल उस तरीके का उनके बीच में कोई भी अननेचुरल सेक्स, ओरल, एनल, इस तरीके का कुछ भी जो उनके बीच में जो कंडक्ट हो, एक्टिविटीज एंड दैट काइंड ऑफ साइन, और इसको हम और थोड़ा ब्रॉडली अगर एक्सटेंड करें तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनिमल और इस काइंड, इनको भी इस सेक्शन के अंदर में काफी हद तक इसको कवर करने का प्रयास किया गया है। तो होमोसेक्सुअलिटी की जो एक प्रॉब्लम है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखने की कोशिश करी है अंडर सेक्शन 377। क्या व्यू है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझने के लिए हमारे को सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और हमारे जो साइकोलॉजिकल जो भी चीजें हैं हमारे देश के अंदर में ऑनगोइंग प्रोसेस में, हमें उसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो बहुत वेलकम्ड जजमेंट है, एंड हम सब कल के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, अमेरिकन जो जर्नलिस्ट है अमेरिका के, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया सोसाइटी इज नाउ गोइंग टू चेंज आफ्टर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस सही में इंडियन सोसाइटी चेंज हो रही है? देखिए, कुछ खास वर्गों के लिए ही। देखिए, इसका वर्गों से लेना देना मेरे हिसाब से उतना है नहीं। हम लोग इसको अगर एक तबके तक अगर सीमित करके देखेंगे तो वो कुछ ज्यादा उसका प्रभाव नहीं बन पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गांव-गांव और सुदूर गांव तक जब लागू होने वाली बातें हम आज तक अपने पूर्व में देख पाए हैं, तो अब भी यहाँ पर जो जजमेंट जो आया है उसको भी अगर हम कई मायनों में देखें तो गांव-गांव तक, सुदूर गांव-गांव तक इसकी पूरी आवाज पहुंची है। कहीं ना कहीं जो गांव में हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में इस तरीके के बच्चे, इस तरीके की विचार, इस तरीके की मानसिक और इस तरीके के शारीरिक प्रक्रिया से गुजरने वाले जो लोग थे, कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय हुआ है। और जो कि अमेरिकन स्कॉलर और अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जो इस विषय में बोला है, हम इसको बड़ा वेलकम मानते हैं और सच में इंडियन सोसाइटी धीरे धीरे करके चेंज हो रही है और एक डायनामिक चेंज हमारे सोसाइटी में आ रहा है। अभी हमारे साथ हैं नीरज जी, फैकल्टी ऑफ लॉ से LLB कर रहे हैं। आपका DO से आपका क्या विचार है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो सेक्शन 377 IPC पे? साथी, मैं इस चीज को बताने से पहले आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि 377 कोई एक छोटा सा विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसको हम जिक्र करते वक्त हम ले जाएंगे कि 1533 में जब कॉमन लॉ एक्सपैंड हो रहा था तो हेनरी VIII ने इसको एज ए लॉ इंग्लैंड के कानून में
डाला, और फिर जब हमने कॉमन लॉ को अडॉप्ट किया 1860 में, तो हमने इसका पार्ट बना लिया। बट जब हम देखते हैं कि हेनरी VIII इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक चीज वहाँ अननेचुरल सेक्स की बात करते हैं कि अननेचुरल सेक्स सोसाइटी में बढ़ रहा है और इसको रोकने की बात होती है। बट लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जाएं, तो हम देखें कि साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये नेचुरल है और इसमें कुछ अननेचुरल नहीं है। स्वराज कौशल के जजमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट कोट करता है, तो अब तो ओवर रूल हो चुका है वो जजमेंट, आज रिसेंटली 3 दिन पहले आए हुए जजमेंट से, उसमें एक जिक्र करता है कोर्ट की हमारी सोसाइटी की हार्मनी टूटेगी इन चीजों से, क्योंकि ये अननेचुरल चीज है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा हार्मनी को। तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं सोचता है कि हम एक हार्मनी वर्ड को लेकर और सोसाइटी के बीच हार्मनी बनाने के लिए हम किसी पर्टिकुलर किसी मतलब एक कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये नेचुरलिटी है, उसको हम कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इसी को लेकर जब प्राइवेसी जजमेंट अभी 1 साल पहले जब ऐतिहासिक 9 जजेस का यूनानिमस जजमेंट आया, तो उसमें बहुत अच्छी बात, जब अपना जजमेंट लिखते हुए 4 जजेस का इंडिविजुअल जजमेंट लिख रहे थे DY चंद्रचूड़, तो इन्होंने एक बड़ी बात बोली थी कि होमोसेक्सुअलिटी या ये सब चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव राइट्स हैं। पॉजिटिव राइट इसलिए है क्योंकि सोसाइटी हमारे ऊपर अटैक कर रही होती है, निगेटिव राइट्स इसलिए क्योंकि स्टेट हमारे ऊपर अटैक कर रहा होता है, क्योंकि 377 स्टेट बनाया है, और स्टेट जब हमारे ऊपर अटैक कर रहा होता है तो हम अभी स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हमने स्टेट के खिलाफ लड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें 5-0 का यूनानिमस जजमेंट देके हमें वो दे दिया, बट अभी हमारी लड़ाई सोसाइटी से। क्या सोसाइटी उन होमोसेक्सुअलिटी और ये LGBT और क्यू जो भी आते हैं, क्या इनके लिए सोसाइटी अभी तैयार हो रही है कि नहीं? आज सोसाइटी में देख रहे होंगे जब चेंजेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंचिंग हो जाता है, कहीं ना कहीं मर्डर हो जाता है। तो इन चीजों से अभी हमने स्टेट से जीता है कि स्टेट ने उस कानून को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, बट क्या सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी? ये हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट ने नो डाउट 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, बस उसको लिमिटेड कर दिया ले जाके, बट अगर हम इस चीज को सोसाइटी से जोड़ें और जब तक हम साइकोलॉजिकल स्तर पे अपने आप को प्रिपेयर ना करें, तब तक सोसाइटी। आपका कहने का ये मतलब है कि अभी स्टेट लड़ाई जीत चुकी है। हाँ, स्टेट अपने मोनोपोल, अपने जो है रूल एंड रेगुलेशन में सक्सेस हो चुकी है। सोसाइटी चेंज नहीं हुई है, अभी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमें 4-5 मेट्रो सिटी के लोग ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, रूरल एरिया के लोग के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, आप ये हमारे साथ राम प्रकाश कुशवाहा जी, ये लॉ फैकल्टी LC2 से चुनाव लड़ चुके हैं प्रेसिडेंट का, और अभी 3rd ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, और ये इनका एम्बिशन है कि हम एक दिन सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिशनर एडवोकेट बने और मधेपुरा से भी सांसद ही बने। आपका क्या विचार है, ये बताइए। धन्यवाद प्रभात भाई आपको। पहले जो ये जजमेंट है, इसका तो मैं पहले स्वागत करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है यानी कि जजमेंट दे दिया है, तो एज ए लॉ स्टूडेंट मैं इनका स्वागत करता हूं पहले। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर नीरज भाई हैं और एडवोकेट राम प्रकाश ओमकार जी हैं, इनसे मेरा ये क्वेश्चन है और मैं जानना चाहता हूँ कि समलैंगिकता को एक यानी कि उसको वैलिडेट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अंतरजातीय विवाह होते हैं या दूसरे धर्म में शादियाँ होती है, तो हमारा सोसाइटी उसको एक्सेप्ट जो है नहीं करती है। लेकिन जब कोई लड़का या लड़का शादी करता है या उसके साथ सेक्स करता है तो एक्सेप्टेबल है कानूनी आधार पर, लेकिन यदि किसी दूसरे कास्ट में कोई लड़का या लड़की शादी करता है तो वो जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक विरोधाभास की स्थिति मुझे जो है लग रहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ऑनर किलिंग वगैरह जो है रुक सकता था। एक है राजा जी हैं, ये लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, LLB कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, व्यू है सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 377 IPC का जो जजमेंट आया है? जी देखिए, मतलब जो अभी तक जो फैसले आए हैं, तो मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को निरस्त करके जो नए फैसले आए थे, तो उसमें कुछ नए पॉइंट जोड़ कर भी फैसले आए हैं। बिल्कुल उस चीज़ को एज ए लॉ स्टूडेंट हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माननी चाहिए, लेकिन मानने के साथ साथ अपने कल का जो न्यूज़पेपर आप जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका के एक जर्नलिस्ट ने बहुत तरीके से इसको स्वागत किया कि इंडियन सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका में पिछले साल जो बहुत बड़ी घटना हुई, गे करके एक क्लब था जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ और सारे के सारे लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो अमेरिका जैसे सुरक्षित लोग, मतलब सुरक्षित शहर जहाँ है पूरे तरीके से, वो लोग इन सब चीज़ों को, बड़ा फंडामेंटलिस्ट तबका है पूरी दुनिया में हर धर्म में, उनको उनसे लड़ नहीं पा रही है। तो क्या इंडिया जैसे कंट्री में
जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है वो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे जो भी रूलिंग पार्टी है जिनका न किसी धर्म से संबंध होता है, वो क्या इस बड़े डिसीजन को पचा पाएगी और वो कैसा रिएक्शनरी होगा, ये बहुत देखने की चीज़ है। अभी जितने फंडामेंटलिस्ट तरीके से जो लोग आए हैं वो है। दूसरी बड़ी बात कि हमें ये भी समझना होगा कि जैसे राम प्रकाश भैया ने बताया कि हम लोग अभी अंतरजातीय विवाह को नहीं मान रहे हैं। एक लड़का लड़की पार्क में बैठ रहे हैं, उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या एक ये संबंध जो है उसको कैसे मांगे? तो उसके लिए समाज को इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारी जितने भी जिसका पॉलिटिकल स्टैंड है, वो इसको जमीन पे कैसे ले लेती है, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे इस टीम को, इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस करती है कि आप जमीन पे ले जाइए और जितने भी प्रोग्रेसिव तबका है जो इस बात को मान रही है वो समाज को स्वीकार करवाए, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और ये चुनौतियां भी है। ठीक है, ये बहुत बड़े चैलेंज है। हमारे साथ हैं शशांक जी जो कि ये भी लॉ फैकल्टी से हैं, LLB कर रहे हैं। शशांक जी, आपका क्या व्यू है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर भी पर कि वो लोग आपस में साथ रह सकते हैं, साथ विवाह भी कर सकते हैं? यदि उनके ऐसा बोले नहीं है, इनके डिसीजन से ऐसा लगता है, लेकिन जब एडॉप्शन की इशू आएगा या मेंटेनेंस की इशू आएगा तो इस तरह में आपका क्या व्यू और सुप्रीम कोर्ट के व्यू को आप किस तरह देखते हैं, आप बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहले ये डिसीजन दिया उसमें उन्होंने एक जर्मन थिंकर थे जॉन वोल्फगैंग, उसकी एक लाइन कोट की कि आई एम व्हाट आई एम सो टेक मी एज आई एम। ठीक है, एंड उन्होंने एक लाइन और जोड़ा साथ में कि नो वन कैन एस्केप फ्रॉम हिज इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इस लाइन का अपने आप में बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अगर हम बात करते हैं डिसीजन की, तो सबसे पहले हम नॉज फाउंडेशन को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 18 साल से लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे थे। नॉज फाउंडेशन बेसिकली इंडिया में HIV एड्स के डिजीज़ के लिए काम कर रही थी। तो उन्होंने पाया कि जो इन सब तरह के लोग हैं छुपे हुए, लेकिन इनमें ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं और ये प्रॉब्लम डर से, सोसाइटी के एक डर से ये बाहर नहीं ला पा रहे। इसीलिए उन्होंने 2001 में ही सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ही एक रिट पिटीशन डाला था। बाद में इसका 2009 में जजमेंट आया। उसके बाद अभी जो फाइनल जजमेंट आया उसमें DY चंद्रचूड़ ने जब इस जजमेंट को लिख रहे थे तो उन्होंने एक लाइन लिखा कि जो सोसाइटी है, जो एक समाज है, जो लोग हैं, वो सारा का जो बनावट है वो प्यार पे है, लव पे है। ठीक है, पूरे एक लव और प्यार पे ही पूरी संसार की बनावट है। उन्होंने DY चंद्रचूड़ ने इस लाइन को वहाँ कोट किया। तो उस पे हम अगर देखेंगे तो ये हर एक डिसीजन का एक नेगेटिव पक्ष भी होता है, पॉजिटिव पक्ष भी होता है। अब जो सोसाइटी है वो कैसे इसको एक्सेप्ट करती है, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है एज ए लॉ स्टूडेंट कि हम इसको अलग अलग सोसाइटी तक पहुँचाएं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अवेयर करें, लोगों को इसके प्रति अवेयर करें, और ताकि इनके बीच जो डिजीज आ रहे हैं उनसे भी हमें उसको क्योर करने में हम इसका फायदा उठा सकें। ओमकार जी, क्या आप बताएंगे, कल एक 5 जज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थे उसमें से एक जज थे इंदू मल्होत्रा, तो वो मैम बोली कि हिस्ट्री जो है ये हिस्टोरिकल डिसीजन है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो हमारे सिस्टम के जो कर्ता धर्ता हैं उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए LGBTQ ग्रुप से, कि अभी तक जो उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आर्टिकल 14, 15, 19, 1A और 21 का जो अभी तक उनके साथ वायलेशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, तो आप पर इसका क्या विचार है? देखिए, माफी मांगने वाला, देखिए हमारे देश में ही नहीं, ये भारत के ही नहीं, हाँ दुनिया के हर देश के अंदर में कभी भी कोई जो लॉ फॉर्म होता है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। हम लोग क्योंकि लॉ के स्टूडेंट है तो हमें पता है कि लॉ को बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो क्योंकि हमारे ही देश में नहीं, दुनिया के हर देश के अंदर में कभी भी कोई लॉ बनता है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, रिलीजियस बैकग्राउंड होता है, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड होता है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है। बट क्योंकि ये सोशियल लेजिस्लेशन है तो इसका अपना एक इसका पर्सपेक्टिव है। तो हमारे रिलीजन में जिस चीजों की अलाउ नहीं था वो चीजें अब धीरे धीरे आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो बड़े मठ और वो बड़े जो ठिकाने हैं वो टूट रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इस चीज के लिए समाज और देश तैयार हो रहा है। और रही बात जहां तक माफी मांगने की और इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी माफी यही है कि हमने उनको समय रहते हुए पहचान करके उनके साथ में न्याय किया। अभी मेरे हिसाब से तो यही है।
मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि कल डिसीजन आने के बाद सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड पे, तो इंडिया जो है वर्ल्ड के 25 कंट्री में शामिल हो गए। क्या इनसे शामिल होने से इंडिया डेवलप स्टेट हो जाएगा या डेवलपिंग ही रहेगा या कुछ और होगा, बताएं। सर, डेवलप्ड या डेवलपिंग तो एक तरह से हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टर्म है, बट अगर हम सोसाइटी के लेवल पे देखें तो मुझे याद आता है, सर की बात में जोड़ना चाहूंगा, जॉर्ज ऑरवेल ने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था 1984। उन्होंने कहा था जब हम अपना विकास कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यही चीज कहीं ना कहीं कोट किया था चंद्रचूड़ ने प्राइवेसी जजमेंट में, कि प्राइवेसी हो सकता है पहले इशू ना रहा हो, लेकिन आज वो इशू बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1950 में अपना स्पीच देते हुए, लास्ट स्पीच जो हिस्टोरिकल स्पीच था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक बात बोला था उन्होंने कि एवरी जनरेशन इज ए डिस्टिंक्ट नेशन। हो सकता है हमारी पिछली जनरेशन इस चीज के लिए अवेयर न थी, लेकिन आज हम अवेयर हो रहे हैं तो हम अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे हैं। जैसा कि अभी शशांक भाई ने बोला कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मतलब हमारे राइट्स के साथ, अब हमारे राइट्स के साथ वो दिक्कतें ना आए, हम अपने राइट्स को अच्छे से एंजॉय कर पाए, ताकि सोसाइटी को एक नया संदेश जाए। हम डेवलप या डेवलपिंग तो अलग मैटर है कि हम कितना डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में जो भूखों मर रहे हैं उनको कैसे जोड़ पा रहे हैं, बट हम राइट्स के लेवल पे हम कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, और एजुकेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग दूसरों के लिए लड़ना शुरू कर रहे हैं। इसलिए जो अम्बेडकर ने बात बोली थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, वो बहुत बड़ी बात बोली थी कि एवरी जनरेशन इज ए डिस्टिंक्ट नेशन। आज हम नेक्स्ट जनरेशन के साथ अपने राइट्स के साथ ज्यादा सचेत हैं। आज हमारे प्राइवेसी के साथ कोई नहीं हार्म पहुंचा सकता, हमारे कमरों में कोई नहीं झांक सकता, क्योंकि अब हम लड़ना शुरू कर रहे हैं। इस लेवल पे हम थोड़ा डेवलप हो रहे हैं, इसके लिए हम कहेंगे कि हम डेवलप हो रहे हैं। मेरे साथ हैं भाई साहब अमित जी LLB कर रहे हैं लॉ फैकल्टी से। आपका क्या व्यू है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पे? देखिए, ये जो डिसीजन है तो इसमें अब हमको देखना होगा कि हमारे संविधानवाद के सिद्धांत से, इसमें संविधानवाद को स्थापित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये इंडिविजुअल लेवल पे ये संविधान को ले गया है, क्योंकि सामाजिक स्तर पे बशर्ते ये है कि इसमें बहुत सारे सोशल या फिर सरकार का रुख नहीं था, क्योंकि सरकार ने इस केस में अपने आप को पार्टी नहीं बनाया और अपने आप को एक साइड रखने की कोशिश की। तो अब उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्योंकि डिक्रिमिनलाइज जो सेक्शन 377 IPC का जो हुआ है उसमें कुछ पार्ट ही डिक्रिमिनलाइज हुआ है, यानी कि आप अब केवल सहमति से बनाए हुए संबंध पे इसकी चर्चा होती है। पर अब जो होता है कि अब ये लीगल राइट्स अगर क्रिएट हो रहे हैं तो उन लीगल राइट्स में एडॉप्शन के बाद आपको प्रॉपर्टी राइट, एडॉप्शन राइट, बहुत सारे राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, मेंटेनेंस राइट क्रिएट हो रहे हैं। तो इन राइट्स पे अब लेजिस्लेशन का दायित्व बनता है कि वो इस पे लॉ बनाए और मतलब ये इस पे सहायता करे समाज को आगे बढ़ने के लिए। अमित जी का कहना है कि जो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, ये डिसीजन तो है सरकार को लॉ बनानी चाहिए आगे, नेक्स्ट मेंटेनेंस, एडॉप्शन और भी एटसेट्रा और भी बहुत तरह की बातें हैं। तो आप अमित जी क्या बोलेंगे कि अब पुलिस परेशान भी करेगी जो लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर आदि आपस में? बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा था कि चैलेंजेस मतलब सारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बढ़ गए हैं, पुलिस के लेवल पे तो बढ़े ही हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूशन उसको एक्सेप्ट करने के लिए जितने तरीके से करनी चाहिए वो अभी दिक्कतें आएगी। अब सरकार के हम इनकी बातों को पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, और सरकार को इस तरीके से लॉ फॉर्म करना चाहिए जिससे सारे इंस्टीट्यूशन को और जो भी डिस्टर्बेंस एलिमेंट है जो इनको परेशान करने की कोशिश करेगा, और उनको रोकने के लिए अगर हमारे पास एक मजबूत लॉ आता है और हमारी जो विधायिका है उसको पास करवाती है, तो हम समझेंगे कि स्टेट की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो और एक तरीके से पूरे कर ली है और अच्छा होगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि साथ ही साथ IPC में और जितने भी सेक्शन है, जैसे एडल्ट्री के लेकर के जितने, हाँ, उनके लेकर के जो सेक्शंस हैं या फिर उन पर भी विचार होने चाहिए, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो कि मतलब बहुत सारे महिलावादी संगठन या फिर मतलब उस स्तर से भी देखिए कि महिलाओं के राइट जब पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो और यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि 377 का कुछ पार्ट जो डिक्रिमिनलाइज हो गया, तो अब अगर कॉन्सेंचुअल सेक्स के अलावा अगर मतलब कहीं भी कोअर्सन से या वो कंसेंट जो कि मतलब उनके द्वारा दिया नहीं गया उस तरह के अगर संबंध स्थापित होते हैं, तो हमारा CRPC या एविडेंस एक्ट इस प्रकार से उसमें कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लैब के वजह से वो बच जाएंगे। तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। कल जो डिसीजन आया है ये सुप्रीम कोर्ट का, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया पर ये लागू होगा, क्योंकि आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि वंस डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल ओवर टेरिटरी।
तो आपका क्या व्यू है, क्या क्या अब लॉ बनने चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा अब इस पर? जरूर बनने चाहिए। लॉ बनाना हमारा मुख्य कर्तव्य होगा पार्लियामेंट का, क्योंकि ये जो डिसीजन है इस अपने आप में बहुत सारा विरोधाभास को भी लेके आया। ठीक है, अगर इस तरह के अगर रिलेशन बनेंगे, इस तरह की अगर आपका मैरिज परफॉर्म होंगी, कुछ भी होगी, तो उसके साथ राइट्स भी आएगा, क्योंकि आपका संविधान का जो आपका फंडामेंटल राइट्स है और वो भी डिसाइड करता है आपका आर्टिकल 14, 15 एंड जो 17 है, ठीक है, और 19 और 21 जो राइट ऑफ लाइफ है, वो सारे इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा जैसा कि अमित जी ने बताया कि एडल्ट्री का जो सेक्शन है आपका आईपीसी का 497, सीआरपीसी में बहुत सारे आपके अमेंडमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो है वो सारी चीजें बात आएंगी इसमें। पहले जो सेम सेक्स पर पुलिस एफआईआर कर देती थी, जबकि प्राइवेसी में करते थे, पब्लिकली की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब यदि प्राइवेसी में सेम सेक्स, चाहे लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर हो, एलजीबीटी का कोई भी ग्रुप का कोई मेंबर हो, तो अब क्या लगता है कि आपको पुलिस की जो तानाशाह आर्बिट्ररी जो लेते करते थे, क्या उनसे मुक्ति मिलेगी? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना, अभी हम लोगों के बीच में कई लोगों ने एक बात बताई कि स्टेट से लड़ाई जीत चुके हैं, सोसाइटी से लड़ाई लड़नी अभी बहुत बड़ी ईंटे, मतलब बहुत रोड़ी का पत्थर है। अभी हमारे सोसाइटी को हमें खड़ा करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्टेंस दिलानी पड़ेगी। कभी भी कोई भी लॉ अगर सोसाइटी में आता है तो उसको कम से कम उसको अपनी जड़ें बिठाने में ही कम से कम उसको एक अच्छा खासा टाइम लगता है। जैसे अभी हमने देखा कंपनीज एक्ट 2013 आया, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद देखिए 5 साल के अंदर में उसमें कितने सारे अमेंडमेंट लाने पड़ गए। सीएसआर लेकर के आए हम, सीएसआर लेकर के आने के बाद में उसी में हमें कितने सारे अमेंडमेंट लाने पड़े। 354 अभी आया, उसके अंदर हमें कितने सारे अमेंडमेंट लाने पड़ गए। 498A सेक्शन लेकर के आए थे, फिर उसमें हमें कितने सारे अमेंडमेंट लेके आने पड़ गए। तो इतना इजी प्रोसेस नहीं होता सोसाइटी को इतनी चीज जल्दी से एक्सेप्ट करने का। इसमें हमें अभी एक सोसाइटी के एक बड़े लेवल पे इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। जो भी इसके पैरोकार लोग हैं, जो चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर में इस तरीके के बदलाव हो, और वो जो चाहते हैं कि जो इनके वेल विशर लोग हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो चाहते हैं कि इस तरीके की चीजों को भी रेलेवेंस दी जाए। क्योंकि अभी अभी एक हमारे भाई ने बोला कि डोंट जज मी बाय हु आई एम। तो अगर आप उस लड़ाई में जाना चाहते हैं तो उस लड़ाई की लड़ाई देखिए, उस चीज की लड़ाई तो इस देश के अंदर में हर नागरिक कर रहा है। और पिछले 50 सालों में जब से आजादी हुई, 70 सालों में जब से आजादी हुई है, तब से हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा तबका जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर और आदिवासी के नाम पर अभी एक बहुत लंबी लड़ाई और मुहिम चली रही है। अर्बन नक्सल को लेकर के भी हम लोगों ने अभी रिसेंट में देखा कि क्या क्या डेवलपमेंट हो गए हैं। तो उस तरीके से इनको भी जो नए नए डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं कोर्ट्स के माध्यम से, उसको सोसाइटी में मतलब इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। जैसे कि हमने देखा कि इंदिरा जयसिंह जी ने अभी लेटेस्ट में एक इंटरव्यू में बोला था, अगर हमें याद हो, स्टेट ऑफ विशाखा गाइडलाइन, जो विशाखा शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जो गाइडलाइन थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअलिटी वुमेन हरासमेंट एज वर्क प्लेस, उसमें हमने सेक्सुअल हरासमेंट, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कितना टाइम लग गया। अभी तक हमारी कॉलेजेस के अंदर में और कोर्ट्स में भी इवन बड़ी अच्छी मतलब जहां पर डेमोक्रेसी और जितने लीगल और पॉलिटिकल और सोशल राइट्स की जहां पर सारी एडवोकेसी होती है, हम देखते हैं कि वहां पर भी अभी अच्छी तरीके से वहां पर भी वुमेन सेल के रूप में अभी तक चीजें नहीं बनी है। अभी अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस के अंदर में भी वुमेन सेल का अभी अभी जो चीजें आई हैं, तो इसलिए लंबी लड़ाई है। लड़ाई में आपको कानून का पूरा सहयोग है। सुप्रीम कोर्ट आपके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, कोर्टों के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आपको पूरा अधिकार दिया गया है, आपको इस देश के नागरिक होने के रूप में आपको सम्मान दिया गया है। उस सम्मान के बीच में अगर पुलिस आए या कोई आए, आपके लिए दरवाजे हमेशा कानून के खुले हुए हैं। आप आइए, आपका स्वागत है, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लोगों के साथ में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनी हुई एक इंस्टीट्यूट है, उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के हर डिसीजन को हम लोग स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। और इस तरीके के रिक्वेस्ट और आने वाले अपने लेजिस्लेटर्स से भी इस तरीके के रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिगार्ड में कुछ इस तरीके के लॉ बनाए जाए, जिसमें एकदम से इमीडिएट पुलिस को एक्शन लेना मैंडेटरी हो जाए। जैसे कि एससी एसटी एक्ट में जैसे हम देखते हैं कि उसमें उस एक्ट में एक तो जो इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी जो है वो एसीपी लेवल के लोग करते हैं। तो एसीपी लेवल का व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं मेंटली इतना स्ट्रांग है कि वो चीजों को समझ रहा है कि भाई इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये कहीं ना कहीं उसी के पैरेलल एक नया डिस्क्रिमिनेशन
जो मतलब जो खड़ा हुआ है सोसाइटी के अंदर में, मतलब खड़ा तो आज का नहीं है, खड़ा तो खैर ये सदियों से है, पर क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड आज हमने किया है और इसको आज हमने बिल्कुल इसको एड्रेस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमारी कंट्री ने एड्रेस किया है पॉलिटिकली, लीगली, तो कहीं ना कहीं अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस लीगली इंटरप्रेटेड लॉ को, उस जजमेंट को एक प्रॉपरली एक स्टैट्यूट के रूप में हम लोग लेकर के आए, उनको साथ में पूरा न्याय हो और उसके अंदर में सोसाइटी का हर तबका, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो और मीडिया हो, चाहे वो फिर एडवोकेट्स हो, चाहे वो कॉलेज के स्तर पे है, जैसे अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और मैं अच्छे से मतलब आपको एक एड्रेस मतलब एक अच्छे से एक स्टूडेंट के बारे में बता सकता हूँ कि दैट स्टूडेंट इज परसुइंग पीएचडी, वो पीएचडी कर रहे हैं अभी यहाँ से, और ही इज वेरी गुड, ही इज एन एडवोकेट फॉर दिस होल राइट, एलजीबीटी के राइट्स को लेकर के ही इज डूइंग वेरी गुड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज इन दिस एंटायर कंट्री। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, हमें लगा कि नहीं भाई दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो जब हम लोगों ने अपने कॉलेज लेवल पे एक्सेप्ट करना चालू किया है तो सोसाइटी को धीरे धीरे एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, और सोसाइटी को एक्सेप्टेंस देने में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने बहुत अच्छा एक लैंडमार्क काम किया, और हम वी वेलकम वंस अगेन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और वी वुड लाइक टू थैंक्स द 5 जजेस दोज हु हैव टेकन दिस हार्ड डिसीजन। तो ओमकार जी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वेलकम करते हैं और ये चाहते हैं और ये भी बता रहे थे कि इससे पुलिस जो आर्बिट्ररी करती थी एक्सरसाइज अपना पावर, और अब वो अब नहीं कर पाएगी, और इनसे एलजीबीटी कम्युनिटी को अब फायदा मिलेगी। और बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, मेरा पर्सनल व्यू है कि ये जो एक हिस्टोरिकल डिसीजन ही है और इससे सोसाइटी धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी, और ये हमारे सोसाइटी में जो भी एक नेचुरल फिनोमिनन था कि जो ट्रांसजेंडर हैं, गे हैं, लेस्बियन हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है, इनहेरेंट है, जिसको कि विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, तो इनके लिए उसको फायदा मिलेगी। और भी तरह की कंट्रोवर्सीज है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन से, या मैं अभी तक डिसीजन पढ़ा नहीं हूँ उसके बैकग्राउंड में, लेकिन जब जितनी मैं न्यूज़पेपर पढ़ा हूँ सारे हिंदी टू इंग्लिश लेके, और किसी भी न्यूज़पेपर में ये नहीं सुना हूँ कि जो बिलो द 18 ईयर्स जो बॉय हैं वो यदि सेम सेक्स करते हैं प्राइवेसी में ही, तो उनका क्या इफेक्ट होगा। तो ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के हमारे साथी लोग, जिनका विचार आपने आर्टिकल 377 पर सुना, और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जरूर दिया है, लेकिन हमारी सोसाइटी उसे स्वीकार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सोसाइटी के लिए ये जो ऐतिहासिक फैसला है आसान नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।